मुलाकात का वक्त हुआ है डॉक्टर ज़किया हाशमी के साथ। होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और माहिर हैं तिब्बे नबवी की। पिछले 25 साल से मरीजों का इलाज कर रही हैं। ट्रैप की एडवाइजरी कमेटी में हैं, जो कि ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी है पाकिस्तान की। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर ज़किया, आप हमें बहुत आपने मुफीद मशवरे दिए हैं तिब्बे नबवी में से, और मैं इमेजिन करती हूँ अपने लिए भी और अपने सारे नाजरीन के लिए भी कि किस कदर वो उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। एक बड़ा ही कॉमन मसला है जो कि हम फेस करते हैं, और वो भी एक घर घर का मसला है। और मैंने देखा है कि आजकल ये मसला बढ़ता ही चला जा रहा है कि खा रहे हैं, पी रहे हैं। आप होटल्स में जाएं तो लगता है कि सारा शहर उधर आया हुआ है खाना खाने के लिए। घरों में भी खानों की भरमार है और हर वक्त टेबल सजे हुए होते हैं। टीवी खोलो तो रेसिपीज वहां पे नजर आ रही हैं कि बन रही हैं। उसके बावजूद जब लोग अस्पतालों का रुख करते हैं तो एक बहुत ही कॉमन बीमारी के लिए करते हैं, और वो कहते हैं कि हमें कब्ज की शिकायत है। तो ये जो एक शिकायत है कब्ज की, इसके लिए हमें आप कुछ बताइए कि तिब्बे नबवी में से क्या रहनुमाई मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्ज को उम्मुल अमराज कहा जाता है, यानी बीमारियों की माँ। यानी यहाँ से बीमारियों का आगाज होता है। बीमारियाँ जन्म लेती हैं और फैलते फैलते पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लेती हैं। और पता होता भी यही है। कई दफा मरीज आपके पास चेक कराने आता है, वो आपको इतनी लंबी लिस्ट देता है बीमारियों की जिनमें कोई सिरा नहीं पकड़ा जाता, और आप सब कुछ उसको इलाज दे देते हैं। जब वो दरवाजे से बाहर जाता है वापस आके कहता है वो मैं आपको बताना भूल गया, मुझे कब्ज भी है। जी हाँ। और आपको लगता है कि एवरीथिंग इज फॉलन इन प्लेस, के अच्छा ये इसी वजह से तो ये सब कुछ हो रहा था। असल बीमारी कब्ज ही बीमारी वही थी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कब्ज जो है ये उम्मुल अमराज है, और इसके लिए इलाज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत ही सादा, आसान और सस्ता इलाज है। अच्छा। एक हर्ब है सना। इसको अरबी में, इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में, सब में सना ही कहा जाता है। ठीक है। और ये सना जो है मक्का की खास तौर पर बहुत मुफीद है। अच्छा। इसीलिए उसको सना मक्की बोलते हैं। और ये जो सना है इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्ज में इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। ठीक है। एक मरीज आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने कब्ज की शिकायत की। मैं आपको एक हदीस का मफहूम बता रही हूँ जी। उसने कहा कि मुझे बहुत दिनों तक कब्ज रहती है। तो आपने पूछा कि इससे पहले इसका क्या इलाज करते हो? तो उन्होंने कहा कि इससे पहले हम एक जड़ी बूटी इस्तेमाल करते हैं, शुभ्रम उसको बोला जाता है। अच्छा। तो कहने लगे शुभ्रम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो बड़ी तेज और बड़ी गर्म होती है, उसका इस्तेमाल तो अच्छा नहीं है ज्यादा देर तक। तो मैं आपको उससे भी अच्छी चीज बताता हूँ, तो आप वो इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह कब्ज दूर हो जाएगी। तो उन्होंने जब बताया तो आपने फरमाया सना को सनूत के साथ इस्तेमाल करो। अच्छा। अब उनकी समझ में सना तो आ गई कि क्या है, एक हर्ब है, उसको इस्तेमाल करना है। तो सनूत का समझ में नहीं आया कि सनूत क्या है। तिब्बे नबवी में इस पर बड़ी बहस हुई है कि सनूत क्या चीज है। किसी ने समझा कि शायद ये सफेद जीरे का नाम है, किसी ने उसको सौंफ समझा, किसी ने उसको कुछ और समझा। बहुत सी यानी बहस के बाद इमाम इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़ी इस बात पर आते हैं कि घी जैसे किसी बर्तन में लगा होता है ना, देसी घी, उसमें अगर शहद डाल दिया जाता तो वो लोग उसको सनूत बोला करते थे। अच्छा। यानी देसी घी और शहद की हमवजन मिकदार जो है वो सनूत है। ठीक है। तो इसको अगर सना के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत मुफीद है। अब इसके मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है। इस्तेमाल करने के, क्योंकि उस हदीस में इस्तेमाल करने का तरीका सच नहीं बताया गया। मुझे चूंकि मेरा एक पैशन है, शौक है, और मैं एक जज्बा है इसको जानने का, समझने का, तो मैं अरबों में रहने की कोशिश भी करती हूँ, जाके सऊदीया में भी, दुबई में भी। और वहाँ पर जब ये लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं हर्ब्स वगैरह, तो उसमें भी मैं उनको ऑब्जर्व करती रहती हूँ कि ये कौन सी हर्ब किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं। तो मेरा एक दामाद हैं जो अरबी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, तो मैं अक्सर उनको साथ रखती हूँ ताकि वो अरबों की ज़ुबान में समझ के और मुझे बता सकें। तो इस तरह मैंने अरबों में रह के सीखा कि ये सना और सनूत या कॉन्स्टिपेशन के इलाज में क्या क्या तरीका अख्तियार करते हैं, उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। पहले मुझे जो इसके बारे में पता चला था वो ये
कि सना मक्की का कहवा बना के पी लिया जाए। और कहवा बना के जैसे 1 टीस्पून जितनी सना ली जाए, उसका जैसे आमतौर पे हम कहवा बनाते हैं ग्रीन टी, इसी तरह ग्रीन टी बना ली जाए। और उसके बाद उसको कप में डाल के 1 चम्मच देसी घी और 1 चम्मच शहद, ठीक है, उस कहवे में डाल के पी लिया जाए। ठीक है। तो ये भी बहुत ही फायदेमंद रहा। इसके अलावा अगर सना मक्की को पीस के उसका पाउडर कर लिया जाए और पाउडर में फिर देसी घी और शहद की मुनासिब मिकदार जो है हम वज़न, वो उसमें गूंद के और उसकी गोलियां बना के रख ली जाएं, ना तो वो ख़राब होती हैं और ये कि सेफ़ भी हो जाती हैं। आप उनको टिक्कियाँ बना के अपने पास रख लें। तकरीबन उसका वज़न आप अगर पूछेंगे कि उसका वज़न कितना होना चाहिए, तो उसका वज़न अगर ग्राम्स में लिया जाए ना, 10 ग्राम का अगर उसका वेट हो तो उसको पानी के साथ आप ले लें, यानी हाफ एक किस्म की टैबलेट सी बना लें। जी, फ्लैट टीस्पून कह लें आप, या जैसे अगर आप लोडेड हाफ टीस्पून लें तो थोड़ी ऊपरी हाफ टीस्पून आप उसको कह सकते हैं। अगर फ्लैट है तो फुल फ्लैट टीस्पून, यानी लेवल, वो आपने ले ली, तो वो आप ले लें नीम गर्म पानी के साथ, ठीक है, और वो काफी हो जाएगी। यानी अच्छा, मैं ये आपसे यहाँ से ये पूछना चाह रही थी कि जनरली लोगों का ख्याल ये होता है कि कब्ज तब होती है या कब्ज की वजह ये है कि आपकी डाइट ठीक नहीं है, यानी कि या तो आप खा नहीं रहे हैं या जो आप खुराक ले रहे हैं उसमें फाइबर नहीं है। बिल्कुल सही। तो क्या ऐसे भी हो सकता है कि कोई इंसान फाइबर भी ले रहा है, खा पी भी रहा है सब कुछ, फिर भी उसको कब्ज हो जाए? जी हाँ, कुछ चीज़ें मौरूसी भी होती हैं। कुछ खानदानों में भी कब्ज पाई जाती है, या आंतों में खुश्की पाई जाती है, या उनके बॉल मूवमेंट्स जो हैं जिनको हरकत दूधिया कहा जाता है, अगर उसमें कमी है तो भी स्टूल पूरी तरह यानी फरागत अजाबत सही नहीं होती। तो ऐसे में इन लोगों को एक तो पानी का इस्तेमाल मुनासिब करना चाहिए, दूध का भी इस्तेमाल करना चाहिए और देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। हमारे यहाँ पहले बड़ा ये मिसकंसेप्शन पाएगी कि देसी घी जो है वो शायद दिल की बीमारियां पैदा करता है और देसी घी से जो है वो मोटापा हो जाता है और देसी घी से पता नहीं न जाने क्या क्या अमराज जन्म लेते हैं। देसी घी असल में बहुत अच्छी शिफा की चीज़ है और इस वक्त रिसर्चेस से साबित हो चुका है कि खाना पकाने के लिए देसी घी से अच्छी कोई चीज़ नहीं, हत्ता कि जैतून का तेल भी नहीं, कि तेल को भी, जैतून के तेल को भी जब गर्म किया जाता है तो उसके अंदर भी टॉक्सिन्स आ जाते हैं, जबकि देसी घी को गर्म करने से इसके अंदर किसी किस्म के कोई टॉक्सिन्स नहीं आते और उसमें पका हुआ खाना ज़्यादा सेफ रहता है और डाइजेस्ट भी इजीली हो जाता है। आप देखते हैं कि अगर आप देसी घी के 1 चम्मच अपने हाथ पे रखें तो थोड़ी देर में वो पिघल के बिल्कुल तेल की तरह हो जाता है। और जबकि ऑयल, अगर आप कुकिंग ऑयल को लें तो वो अपनी शक्ल वैसे ही रहने देता है। तो इससे पता चलता है कि ये देसी घी जो है वो ऑयल से ज्यादा इफेक्टिव है। और वैसे भी आप देखते हैं कि हमसे पहली जो नस्लें गुजरी हैं उनके घुटनों में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता था। अब आज के दौर में आप देखते हैं हर शख्स के घुटने पकड़ने में। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे खुराक में देसी घी का इस्तेमाल ना होने के बराबर हो गया। ठीक है। जबकि इसका इस्तेमाल करना हमारे एक तो कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, दूसरा हमारे जोड़ों की तकलीफों में भी बड़ा फायदा देता है देसी घी, तीसरा हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा। हम स्किन के लिए बहुत सी दवाएं और ऊपर कुछ ना कुछ लगाने के लिए तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन हम ग़िज़ा के जरिए उसको नहीं मैनेज करना जानते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कब्ज के लिए हमें अपनी खुराक पे जरूर नजर रखनी है कि हमारी खुराक में कुछ बेसिक चीजें जरूर जाएं। हाई फाइबर फूड होनी चाहिए जिससे हम जो है अपना पेट जो है वो आसानी से साफ कर सकें। बगैर छने आटे की रोटी होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा मैदे की तमाम चीजें अवॉइड करें, जैसे बेकरी आइटम्स हैं, मिसाल के तौर पर बिस्किट, ब्रेड। आप किसी से पूछे ना मैदा मत खाया करें, मैं तो बिल्कुल नहीं खाती। हाँ जी। अच्छा, सुबह नाश्ता किस चीज का करते हैं? बस वो ब्रेड और चाय ले लेते हैं, तो वो मैदा ही है ना। बिल्कुल सही। वो कहते नहीं हम तो ब्राउन ब्रेड। मैंने कहा आपको मालूम नहीं कि पाकिस्तान में रंग डाल के ब्राउन किया जाता है, वो ब्राउन आटा इसमें नहीं डाला जाता जो कि होना चाहिए। अब देखें वही माएँ जो हमें ब्राउन आटा खिलाया करती थी वो कितने फायदेमंद रहे हमारे लिए चीजें, और आज के जो बच्चे हैं वो जो ब्रेड खाते हैं वो देखें आगे वो कितनी जल्दी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। नजर आती है कि हमारे ना, हम कई दफा ये करते हैं कि खुद जब ये सब चीजें पढ़ लेते हैं हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जरूर करें। हम कहते हैं चलो मेरी जिंदगी गुजर गई, बच्चे करें। बच्चे ये नहीं सोचते, बच्चे रोल मॉडलिंग से ये काम करते हैं। बिल्कुल। मतलब माँ खुद ना दूध पिएगी,
ना फल खाएगी, ना फाइबर का ख्याल रखेगी, बस बच्चे को देती जाएगी कि तुम खाओ ताकि तुम्हें मसला ना हो। तो पूरी फैमिली का आपको ना कल्चर एक बदलना पड़ता है अगर आप चाह रहे होते हैं कि कोई चीज इस्तेमाल की जाए या ना की जाए। जी हाँ, तो उसके साथ आपको देखना पड़ता है। एक दूसरे को देख के, अब देखें जैसे बच्चे हैं ना, नानी दादी जब सामने खा रही होती हैं तो वो उनको देख के ज्यादा अच्छा पिक करते हैं, कहते हैं अच्छा, वो मजा लेते हैं, एंजॉय करते हैं और उनके साथ बैठ के खा पी भी लेते हैं। लेकिन माँ के साथ बैठ के उनको वो एंजॉयमेंट नहीं मिलती जो कि बड़ी दादी नानी के साथ बैठ के मिलती है। अच्छा, कुछ बीमारियां हमें और बताइए जो कि आप समझती हैं, जैसे आपने कहा कि ये तो बीमारियों की सबसे, यानी बहुत सी बीमारियां कॉन्स्टिपेशन से, कब्ज से निकल रही हैं। जी हाँ, तो किन चीजों पे हमें नजर रखनी चाहिए कि अगर हमारी कब्ज ठीक होगी तो अमूमी तौर पे हमें वो बीमारियां भी हमारे सामने नहीं आएंगी? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से गैसेस हो जाती हैं। फिर सर दर्द है, पेल्पिटेशन है। इसके अलावा बवासीर, पाइल्स या हेमराइड्स, बादी हो या खूनी, ये दोनों हो सकती हैं। बवासीर का जब बर वक्त इलाज नहीं होता तो फिर आगे चलकर इससे फिशर पैदा हो जाता है। फिशर होता है ना, वो हाँ जी, वो आ जाता है, कट कट आ जाता है। जी, फिशर का जब बर वक्त इलाज नहीं होता तो उससे फिस्टुला पैदा हो जाता है, पूरा तो वो ये होल बन जाता है। जी, वो बाकायदा रास्ता बन अंदर जाता है, उससे एक बहाना। सुरंग की तरह एक नाली जो है वो कहीं और बाहर जाके निकलती है और जिसमें हर वक्त पीप भरी रहती है जी, और एक फोड़े नुमा शक्ल में वहां पे बन जाता है और इंतहाई तकलीफ दे होता है। और मेरे अपने नॉलेज में ऐसे कई लोग हैं जो एज अ पेशेंट आए और बताया अपनी हिस्ट्री कि हम इसका हर 1 साल 2 साल या 3 साल बाद ऑपरेशन कराते हैं और वो पूरी जगह वहां से काट भी देते हैं, इवन देन वो जगह वो खत्म नहीं होती। इसी तरह आप देखिए जो कब्ज की आप बात कर रही हैं, ये बहुत ज्यादा ऐसी खवातीन में हमने देखी है जिनका अभी जैसे उनका बच्चा पैदा हुआ है, छोटा बच्चा है और वो उसको दूध पिला रही है, उस टाइम फ्रेम में पहले 3-4 माह में बच्चे की पैदाइश के बाद बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है और उसमें भी खुराक का ख्याल शायद नहीं रखा जाता। हाँ, उसमें आमतौर पर ये होता है कि चूंकि हमारी मूवमेंट कम हो जाती है, थोड़ा बैठना पड़ता है या उसके तकलीफ की वजह से इतना ज़्यादा चलना फिरना नहीं होता और कुछ पेट का अपना स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर सारी आंतों की जो है वो सेटिंग भी एक तरह से बदल जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाती है और फिर कुछ हमारी ग़िज़ा का भी ध्यान नहीं रखा जाता जिससे कब्ज़ हो जाती है। ज़च्चा के लिए स्पेशली हाई फाइबर फूड होनी चाहिए, खाना बहुत इत्मीनान के साथ चबा के खाएं और खाने के साथ तो नहीं लेकिन खाने के 1 घंटे के बाद पानी का इस्तेमाल करें और पानी की मिकदार थोड़ी आम दिनों से ज्यादा कर दें। हमारे तो लोग देते नहीं है पानी के, शायद पेट भर जाएगा। उबला हुआ पानी हो या साफ सुथरा पानी हो तो उसको मैं तो समझती हूँ 2 जग उस ज़च्चा को पीने चाहिए डेली। मेरे अपने जब बच्चे पैदा होते थे तो मैं हर रोज 1 मटके जितना पानी उबाल के उसको रात को हम ठंडा करने रख देते थे और सुबह उसको उसमें छान के भर लेते थे और मैं दिन में 1 मटका पूरा पी जाया बिल्कुल थी। प्यास और उससे जी प्यास बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि ब्लड लॉस हुआ होता है और फौरी तौर पर पानी की जरूरत होती है और उसकी कमी को पूरा करना होता है, तो पानी से अच्छी कोई चीज नहीं। बिल्कुल सही है। तो हमारे यहाँ अगर पानी पिया भी जाता है तो उसमें पता नहीं क्या कुछ दालचीनी और क्या कुछ डाल के, वो अजवाइन कुछ डाल के, तो उससे समटाइम्स और ज्यादा गर्मी हो जाती है या बच्चे को फिर दूध नहीं माफिक आता। तो इन सब चीजों से बचने के लिए बेहतर है कि आप सादा पानी का ही इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा अगर है तो सिर्फ 1 चीज को ही डालें, अगर दालचीनी डालनी है तो थोड़ी सी डाल लें मिकदार में। अच्छा, कुछ लोग ऐसे जिनको कब्ज नहीं है लेकिन गैसेस बहुत होती हैं, ये भी एक इतना बड़ा मसला है। लोग बार बार आते हैं, बचपन से अब तो शुरू हो जाती हैं। आप देखिए कई दफा आपको पास न्यूबॉर्न इतने आ जाते हैं और बिल्कुल नौमौलूद बच्चा है और वो सोता इसलिए कि गैसेस हैं, आगे जाके भी माँ भी कह रही है, फिर आगे जाके भी हो रहे हैं, हर शख्स गैसेस के लिए परेशान। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि इस वक्त हमारे यानी जहाँ इतने सारे उलूम हैं और नॉलेज इतना ज़्यादा फैल चुका है और गूगल जैसा उस्ताद जो है वो इस दौर का मौजूद है, तो इसके बावजूद ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं और माओं को कुछ खबर नहीं है कि बच्चे की पैदाइश के बाद या बच्चे यानी डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद कैसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए कि हम ऐसी बीमारियों से बच सकें। दरअसल ये आगाज़ होता है प्रेगनेंसी से।
ठीक है। उस वक्त माएँ एहतियात नहीं करती, जो दिल चाहता है वो खाती हैं। हाँ। अगर मिट्टी खाने को भी दिल चाह रहा है ना, हाँ जी, तो खा रही है। यकीन माने कि मिट्टी खा के भी माएँ पेट भरती, कच्चे चावल, मिट्टी और इस तरह की बेकार चीजें, चूना और चौक और चटनी और पेप्सी कोक और इस पर गुजारा कर रही होती हैं। तो आप सोचें उन बच्चों के पेट में क्या गैस नहीं होगी तो और क्या होगा। बिल्कुल सही। फिर जब वो पैदाइश के बाद ग़िज़ा की बारी आती है, पहले लोग जमाने में आप देखते हैं कि पंजीरी बनाया करते थे, उसके अंदर कभी सूजी में, कभी आटे में, कभी किसी चीज में, चने के आटे में, तो बड़ा हेल्दी खाना होता था, उसमें कोई हर्ज नहीं था। लेकिन पता नहीं क्या, फॉर सम रीजन कि कुछ लोगों ने आके ऐसा उसके अंदर यानी शक पैदा किया उन पंजीरियों में और उन सब चीजों में कि पता नहीं ये कितने नुकसानदेह हैं। हालांकि वो वाकई बहुत अच्छी चीज थी पंजीरी, और उससे ये होता था कि माँ को फौरी तौर पर ताकत आ जाती थी और अपना बच्चा संभालने के काबिल हो जाती थी। आज की मैं ना तो खाती है, ना अपना बच्चे को संभाल सकती है, ना अपनी सेहत का ख्याल कर सकती है, सही बात है। और मैं तो समझती हूँ पूरे खानदान पे एक बोझ बनकर बैठ जाती है। सही है। पहली माएँ, बच्चा पैदा होता था तीसरे दिन सारे नॉर्मल काम करना शुरू कर देती थी तकरीबन। तो उस वक्त उनके पास हिम्मत होती थी उस खुराक की बदौलत जो वो बड़े लोग उनको इस्तेमाल कराते थे, और वो इस्तेमाल कर लिया करती थी। सब्जी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको भी पकाने के लिए बहुत ज्यादा ना पकाया जाए और ना ही बहुत ये कच्ची सब्जी आप देखिए ना, हमारे यहाँ पे तो वो जच्चा बच्चा के मौके पे उसको जो होता है ना, बिल्कुल एक वो यखनी और एक रोटी और बस, और कुछ भी नहीं दिया जाता। तो ये हेल्दी आइटम्स देने जरूरी है। यखनी कभी भी सब्जी के बगैर ना बनाई जाए। जब भी यखनी जच्चा के लिए बनाए तो उसमें एक कद्दू जरूर डाल दें। वो यखनी उसके लिए जितनी फायदेमंद होगी उससे अच्छी ग़िज़ा कोई नहीं है। यखनी जरूर दें मगर सब्जी के साथ, और उसके अंदर अगर रोटी है तो बगैर छने आटे की रोटी हो, बेशक उसी यखनी में रोटी डबो के और सरीद सा बना के खिला दिया जाए तो वाह वाह क्या ही अच्छी ग़िज़ा है। मतलब ऐसे इसको गैसेस अपनी भी नहीं होंगी, बच्चे की बचत रहेगी, और कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज का मसला है वो भी हल हो जाएगा। लेकिन उसमें यह है कि बहुत ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल ना किया जाए, सब्जी ज्यादा इस्तेमाल करें और गोश्त कम, और उसके अलावा खाने के साथ पानी का इस्तेमाल ना करें। हमारी माएँ यानी बच्चों की जो जच्चाएँ हैं जो डिलीवरी के बाद क्या करती हैं, खाने के साथ साथ पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। उसकी वजह से खाना कम खाया जाता है, पानी ज्यादा पी लिया जाता है। हालांकि पानी को खाने से हट कर इस्तेमाल करना चाहिए। खाने के दौरान ज्यादा पानी का इस्तेमाल अच्छा नहीं, उससे भी गैसेस पैदा होती हैं, और स्पेशली खाने के फौरन बाद पानी पीने से वैसे भी मना किया गया है कि बहुत ज्यादा पानी खाने के फौरन बाद ना लिया जाए ताकि गैसेस या और इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है। ये एक और भी हमारे जमाने का एक रोग है, ये जो तेजाबियत, जी, जलन हो रही है जी मैदे की। ये जलन भी हमारी वही ग़िज़ाई बेतदाली और स्ट्रेस, और आजकल के दौर में जो एंग्जाइटी और नाजायज़ किस्म की दवाएं हैं, यानी पेन किलर्स कह लें या बिला वजह की दवाएं खाने की आदत या शौक जो है वो हमारे मैदे को छलनी कर देता है। इसके लिए जो है अगर आप चाहते हैं कि एसिडिटी में कोई ऐसी चीज़ हेल्प करे तो मैं समझती हूँ सबसे अच्छी चीज़ जो है उसमें तलबीना है। ठीक है। तलबीना बहुत हेल्पफुल है इसके अंदर एसिडिटी में, और इसके अलावा जो है आप हैरान होंगे कि जो ग्रेप विनीगर है उसको अगर डाइल्यूट करके उसको पिया जाए खाने के बाद, तो उससे ये होगा कि वो जो यानी मैदे के अंदर जो जाके चिकनाई और वो लग के उसके अंदर या मिर्चें वो सारी सफाई कर देता है। लेकिन उसको बहुत कम मिकदार में यानी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के अगर पिया जाए एक खाने के 1 घंटे के बाद, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वो जलन जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर मैं कहूँगी कहीं सफ़ेद सिरका ना पी लें, वो उसको प्योर ग्रेप विनेगर होना चाहिए जिसमें एसिडिटी ना हो। अगर आपने एसिडिटी वाला आम जैसे एप्पल साइडर विनेगर या कोई और आपने ले लिया तो एसिडिटी में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। मेरे पास बेशुमार ऐसे केसेस हैं जिनको एसिडिटी थी और उनको हमने प्योर ग्रेप विनेगर दिया और माशाल्लाह से वो ठीक हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आज हमने एक जो ख़ास बात सीखी, आप देखें कि जो मैदे के मसाइल हैं जिसमें कब्ज़ है, तेज़ाबियत है, गैसेस हैं, कि एक काम अगर आप कर लें, अपने पूरे घर में अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, खुराक में वो चीज़ें शामिल करें जो कि आपको शामिल करनी चाहिए और जो कि हमारे कुरान और सुन्नत से साबित हैं, तो आप देखेंगे कि ये बहुत से ऐसे मसाइल जो आपको सामने पेश आते हैं उनसे आपकी बचत हो जाएगी।